दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था अनुसंधान के अर्थ और प्रकार के बारे में। तो आज हम लोग इसके आगे की चीज़ों को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद की, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। बट इनको समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिनको ज़रूर से जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा। मेटाफिजिक्स एक ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है जो कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करती है। अमूर्त अवधारणाओं से ये संबंधित होती है। अमूर्त अवधारणाओं से मतलब है कि वो क्वेश्चंस जो कि अस्तित्व से, जानने से, समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस से रिलेटेड होते हैं, उन्हें ही हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। और उनके साथ जो ब्रांच ऑफ नॉलेज डील करता है उसे ही हम कहते हैं मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म आता है वो है एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा बेसिकली ज्ञान प्राप्त करने के ओरिजिन, नेचर, स्कोप और मेथड्स के बारे में बात करता है कि आखिर हम ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान की प्रकृति क्या होनी चाहिए, उसका क्षेत्र क्या होना चाहिए। इन सभी से संबंधित ज्ञान की शाखा को हम एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा कहते हैं। और इसका सबसे पहले यूज किया था फ्रेडरिक फेरियर ने। अगर आप लोग इस डायग्राम को देखो तो एक सर्किल में ट्रूथ है और सेकंड में बिलीफ्स है, विश्वास है, और नॉलेज क्या है, इन दोनों के बीच में स्थित होता है, इन दोनों के बीच में होता है। मतलब कि उसमें सत्य का भी अंश होता है, उसमें विश्वास का भी अंश होता है, और इन दोनों के बीच का जो समागम बिंदु होता है वहीं पे हमारा नॉलेज क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है। तो एपिस्टेमोलॉजी किससे संबंधित है? ये ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। फिर जो अगला इंपॉर्टेंट टर्म है वो है रैशनलिज्म, तर्कवाद। तर्कवाद बेसिकली बात करता है लॉजिक एंड रीजन की, तर्क और कारण की, कि तर्क और कारण के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, ज्ञान को, नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। इसने बेसिकली माइंड को, बुद्धि को, हमारी जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, उनसे प्रायोरिटी दी है, सुपीरियॉरिटी प्रदान की है। ठीक है। तो तर्कवाद बेसिकली साइंस की तरह से सेंसेस की बात नहीं करता है, बल्कि ये रीजन और लॉजिक की बात करता है। ठीक। फिर जो अगला इंपॉर्टेंट टर्म है वो है एम्पिरिसिज्म या पोस्टेरियोरी, जिसे हम हिंदी में अनुभववाद या प्रत्यक्षवाद के नाम से जानते हैं। तो अगर हम बात करें एम्पिरिसिज्म की, तो जो अनुभववादी हैं उनका दावा होता है कि जो भी हमारा सेंसिंग एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस जो कि हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, 5 सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं, वही क्या है, वही हमारे नॉलेज का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, अल्टीमेट स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक। जो कुछ भी हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं वो कैसे प्राप्त होती हैं, वो सभी हमें इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होती हैं, या फिर हम कहें तो अनुभव के द्वारा। और अनुभव कैसे होता है, इन्हीं 5 इंद्रियों के माध्यम से। तो एम्पिरिसिज्म या फिर पोस्टेरियोरी किससे रिलेटेड है, हमारी इंद्रियों से। ठीक। फिर जो अगला इंपॉर्टेंट टर्म है वो है थियरी, सिद्धांत। हम सभी सुनते हैं सिद्धांतों के बारे में, तो अब यहाँ पे बात है कि सिद्धांत क्या होते हैं आखिर। तो सिद्धांत बेसिकली एक सेट होता है सिस्टमैटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स का, मतलब कि व्यवस्थित रूप से संबंधित कथनों का, स्टेटमेंट्स का एक सेट होता है, जिसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, जैसे कि सामान्यीकरण। ठीक है। सामान्यीकरण को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि उसको आप जनरली अप्लाई कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम कि वो किस स्थान पर है, आप उस सिद्धांत को कहीं पर भी अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। इसे ही हम सामान्यीकरण कहते हैं। और इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने एम्पिरिसिज्म के थ्रू, अनुभव के थ्रू हम इनको टेस्ट कर सकते हैं, इनको परख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो कि थियरी क्या है,
फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस होते हैं, उनके ऊपर का जो लेयर है वही आपका है थियरी। फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस को समझाने के लिए क्या होता है, एक थियरी बनाई जाती है और फिर उस थियरी के ऊपर आपका मेथोडोलॉजी होती है और उसके भी ऊपर आपके होते हैं मेथड्स। ठीक, इसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है रिसर्च पैराडिग्म्स, अनुसंधान प्रतिमान या अनुसंधान मॉडल हम इनको कहते हैं। तो मॉडल क्या होता है, एक पैराडिग्म जो है एक मॉडल है फंक्शंस और इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्रोसेस, मतलब कि एक प्रक्रिया का क्या है, एक प्रक्रिया के कार्यों और अंतर संबंधों इंटर रिलेशनशिप का अध्ययन है, उसका एक मॉडल है। बेसिकली ये बात करता है कि वे ऑफ थिंकिंग, सोचने के तरीके के बारे में, कि आखिर किसी चीज़ के बारे में सोचने का तरीका क्या है और इसका अध्ययन कैसे हो सकता है, इसका स्टडी कैसे हो सकता है, इसके बारे में जब भी हम बात करेंगे तो वो किससे रिलेटेड होगा, वो रिसर्च पैराडिग्म से रिलेटेड होगा, अनुसंधान प्रतिमान से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं पॉजिटिविज्म के बारे में, प्रत्यक्षवाद के बारे में। तो प्रत्यक्षवाद जिसे हम पॉजिटिविज्म कहते हैं, इसके जनक की बात करें, फादर ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी की बात करें तो ये थे ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक, तो ऑगस्ट कॉम्टे को प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है, पॉजिटिविज्म का फादर कहा जाता है। और इन्होंने बताया कि प्रत्यक्षवाद बेसिकली इस विचार का पालन करता है कि जो कुछ भी नॉलेज, जो कुछ भी फैक्चुअल नॉलेज हम ऑब्जर्व करके गेन करते हैं, अपने इंद्रियों के माध्यम से हम उसको प्राप्त करते हैं, वही विश्वास के योग्य है। इसके अलावा जो कुछ भी ज्ञान हमको प्राप्त होता है वो सभी क्या है, विश्वास योग्य नहीं है। तो ये बेसिकली साइंस की बात कर रहे हैं कि जो कुछ भी हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसका हमको कुछ दिख सकता है, कुछ रिजल्ट मिल सकता है, वही बस केवल विश्वास के योग्य हैं। बाकी चीज़ें क्या हैं, उतनी ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो पॉजिटिविज्म बेसिकली साइंस से रिलेटेड होता है। तो बेसिकली प्रत्यक्षवादी क्या करते हैं, ये डिडक्टिव अप्रोच अपनाते हैं, निगमनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं और इनका जो इनका ध्यान होता है, कंसंट्रेशन होता है, वो फैक्ट्स पर होता है, तथ्यों पर होता है। ये तथ्यों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं अपेक्षाकृत किस पर, मूल्यों के। बेसिकली ये कहते हैं कि जो कुछ भी हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बस वही सच है, इसके अलावा बाकी सब क्या है, बाकी सब झूठ है। और प्रत्यक्षवाद वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के रूप में, ज्ञान के वैध स्रोत के रूप में अनुभव पर निर्भर करता है, एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। तो आप सिंपल सा ये हम इस कनेक्शन को देख सकते हैं कि प्रत्यक्षवाद इस विचार पर आधारित है कि साइंस क्या है, ओनली वे टू लर्न अबाउट ट्रूथ है। सत्य के बारे में जानने का एकमात्र तरीका क्या है, प्रत्यक्षवाद है, पॉजिटिविज्म है, साइंस है। ठीक, तो प्रत्यक्षवाद किसको फेवर करता है, साइंस को फेवर करता है, विज्ञान को फेवर करता है। इसी का जस्ट अपोजिट, या हम कह सकते हैं कि इसका एक थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेटिव रूप है आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म। ये टोटली अपोजिट नहीं है, बट कुछ उसमें क्या किया गया है, प्रत्यक्षवाद के टर्म्स में इसमें कुछ सुधार किए गए हैं। तो प्रत्यक्षवाद या पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात की जाए तो इसके जनक थे कार्ल पॉपर। इन्होंने ऑगस्ट कॉम्टे या पॉजिटिविज्म के लेकर के कुछ उसका क्रिटिसिज्म किया और कहा कि इसमें कुछ सुधारों की आवश्यकता है, और जो सुधार इन्होंने बताए उन्हें ही ले करके हमारा जो प्रत्यक्षवाद है या पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो बिल्ड होता है, निर्मित होता है। तो सबसे पहली बात कि प्रत्यक्षवाद ने कंप्लीट रिजेक्शन किया प्रत्यक्षवाद के मूल मूल्यों का। ठीक है, तो प्रत्यक्षवाद के मूल मूल्यों की पूर्ण अस्वीकृति कौन करता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद, जैसा कि इसके नाम से भी हमको क्लैरिटी होगी। तो जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है ये बताता है कि जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो साइंटिस्ट सोचते हैं वो भी एक आम इंसान के जैसे ही सोचते हैं। उनका जो सोचने का तरीका है या उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो भी सामान्य समझ के समान ही होती है।
वो कुछ अलग नहीं होते हैं, वो भी हमारे जैसे ही सोच सकते हैं। और केवल एक अंतर ये होता है, उनका मानना है कि हर विधि में त्रुटि हो सकती है। ये नहीं है कि अगर आप साइंस है, कोई चीज़ साइंटिफिक है तो उसमें गलती नहीं होगी, गलती सब में हो सकती है। ये बात करता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बिलीफ है कि इसको एक्सेप्टेंस दिया गया, इसे हम कहते हैं ट्रायंगुलेशन। मतलब कि ये एक्सेप्ट करना कि किसी से भी एरर हो सकता है, कोई भी पूरी तरीके से सही नहीं हो सकता। तो ये होता है आपका ट्रायंगुलेशन मेथड, जो कि पोस्ट पॉजिटिविज्म से रिलेटेड है। इसके अलावा उत्तर प्रत्यक्षवादी यह भी मानते हैं कि जो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो कभी भी न्यूट्रल नहीं होते, ऑब्जेक्टिव नहीं होते, और वो अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं, कल्चरल बिलीफ्स के कारण क्या होते हैं, पक्षपाती होते हैं, बायस्ड होते हैं। इसके अलावा तो यह दर्शाता है कि दैनिक जीवन के बारे में हमारी जो पर्सनल समझ है, इंडिविजुअल समझ है, वो वैज्ञानिक की समझ के क्या है, समान ही है। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि एक वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, एक कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए एक सामान्य व्यक्ति के विपरीत एक प्रक्रिया का, एक प्रोसीजर का उपयोग करेगा, जबकि जो सामान्य व्यक्ति है वो उतने प्रक्रियाओं का पालन नहीं करता, उतना स्टेप्स को वो फॉलो नहीं करता है। तो बस यही एक क्या होता है, एक बेसिक सा डिफरेंस होता है कि साइंटिस्ट क्या करता है, प्रोसीजर्स को फॉलो करता है, सिस्टम वाइज चलता है अपने चीज़ों को लेकर के। तो अब हम बात करते हैं प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद के बीच अंतर की। तो सबसे पहला जो अंतर है वो ये है कि पॉजिटिविस्ट क्या होते हैं, यथार्थवादी होते हैं, जबकि पोस्ट पॉजिटिविस्ट आलोचनात्मक यथार्थवादी होते हैं। पॉजिटिविस्ट रियलिस्ट हैं, जबकि पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्या हैं, क्रिटिकल रियलिस्ट हैं, वो आलोचनात्मक यथार्थवादी हैं। पॉजिटिविस्ट बिलीव करते हैं कि विज्ञान का उद्देश्य सत्य को उजागर करना है, ट्रूथ को अनरेवेल करना है, जबकि उत्तर प्रत्यक्षवादी मानते हैं कि सभी वैज्ञानिक विधियों में क्या हो सकता है, गलती हो सकती है। ठीक। इसके अलावा अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म, प्रत्यक्षवाद का मूल है, उसका कोर है, जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म ने बताया कि यह जो मूल विचार है यह दोषपूर्ण था, इसमें क्या था, कमी था। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है आपके पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म के ऊपर। तो अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको कंफ्यूज करेंगे कि अगर कोई एक स्टेटमेंट दी हुई है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई एक साइंटिफिक स्टेटमेंट है, किसी वैज्ञानिक ने कोई सिद्धांत दिया या उसने कोई स्टेटमेंट दी, तो वो किस में लाई करेगा, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं। ठीक। तो आई थिंक ये कोर बिलीफ्स आपको क्लियर हुए होंगे। अब इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है शोध की विशेषताएं। जब भी कोई एक रिसर्चर किसी शोध को करता है तो जो वो शोध करता है उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक उसमें होने चाहिए। अगर इनमें से किसी भी एक की कमी पाई जाती है तो वो जो शोध होता है, रिसर्च होता है, उसको हम अपूर्ण मानते हैं। उसमें हम मानते हैं कि उसमें अभी सुधार की क्या है, ज़रूरत है, नीड है। तो एक एक करके हम चीज़ों को समझते चलते हैं। तो जो सबसे पहली विशेषता पाई जाती है किसी भी रिसर्च में वो होती है ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता से मतलब ये है कि जो आपका रिसर्च है वो क्या होना चाहिए, बिना किसी पक्षपात के होना चाहिए, विदाउट एनी बायस होना चाहिए। इसके अलावा यह रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीय का मतलब क्या है कि जो आपका रिसर्च है उसमें कंसिस्टेंसी पाई जानी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, जो यह बताती है कि जब भी हम किसी प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो हमको रिजल्ट भी क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। ठीक। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं कि यह उसकी विश्वसनीयता को प्रदर्शित करता है, उस रिसर्च की विश्वसनीयता को वैलिडिटी प्रदान करता है। तो वैलिडिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी वर्क के लिए, जो कि हमारे रिसर्च का भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। और वैलिडिटी में हम लोग क्या देखते हैं, बेसिकली जो प्रोसीजर्स हैं, जो अनुसंधान उपकरण हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेस्ट हैं,
उनकी सटीकता को लेकर के इसमें बात होती है। फिर अगला है एक्यूरेसी, सटीकता। ठीक, यह वैधता से निकटता से संबंधित है। बेसिकली यह वह डिग्री भी है जिससे रिसर्च प्रोसीजर्स, उपकरण और बाकी जो उपकरण एक दूसरे से संबंधित हैं उनको लेकर के बातें होती हैं। क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। रिसर्च ऐसा होना चाहिए जिस पर हम विश्वास कर सकें, वो इन्फॉर्मेशन का सबसे बेस्ट सोर्स होना चाहिए। और रिसर्च में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को क्या होता है, यूज होता है, उसका उपयोग किया जाता है। तो अगर आप किसी शोध को पढ़ते हैं तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है, सबसे रिलायबल सोर्स है उस टॉपिक के लिए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। और अगर वो उसमें ये पांचों जो आपकी विशेषताएं अगर नहीं पाई जाती हैं तो हम कहते हैं कि उसमें अभी सुधार की ज़रूरत है। इसके बाद इसके अलावा इसमें सामान्यीकरण की विशेषता पाई जानी चाहिए। यह बेसिकली वैलिडिटी से रिलेटेड है। यह उस डिग्री को दिखाता है जिस पर शोध के निष्कर्षों को बड़ी आबादी पर लागू किया जा सकता है, ज़्यादा लोगों पर क्या किया जा सकता है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा रिसर्च हो वो एम्पेरिकल हो, अनुभवजन्य हो, या बेसिकली रियल लाइफ के जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं या डायरेक्ट एक्सपीरियंस होते हैं किसी भी पर्सन के, या किसी ने कुछ ऑब्जर्व किया उसके ऊपर बेस्ड होते हैं हमारे रिसर्च। रिसर्च कभी भी आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। उसको कनेक्शन किससे होना चाहिए, हमारे रियल लाइफ से होना चाहिए, हमारे वास्तविक जीवन से होना चाहिए। फिर रिसर्च की अगली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सिस्टमैटिक। कोई भी रिसर्च तभी जितना प्रभावी होगा वो किस पर निर्भर करेगा कि वो कितना सिस्टमैटिक है, कितना लाइन बाय लाइन हमने चीज़ों को किया है एक क्रमबद्ध तरीके से, जो कि इसको वैज्ञानिकता भी इसको प्रदान करता है। फिर अगली विशेषता होती है कंट्रोल्ड फैक्टर्स की, नियंत्रित कारकों की। क्यों होती है, क्योंकि जो हमारे रियल एक्सपीरियंस होते हैं उनमें हमेशा एक से अधिक फैक्टर्स होते हैं जो किसी घटना के परिणाम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो एक रिसर्चर होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप जब भी रिसर्च करो तो आप उन मैक्सिमम फैक्टर्स को जानने की कोशिश करो जो कि आपके रिसर्च को या फिर आपने जो मेथड लगाया उसको क्या कर सकते हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो इनका ज़रूर हमको क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट होता है कि रिसर्च की एक विशेषता है कि ये चक्रीय होती है, साइक्लिकल होती है। क्यों, क्योंकि यह एक प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है और एक प्रॉब्लम पर ही इसका एंड हो जाता है, समाप्ति होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये लॉजिकल होना चाहिए। एक जो अच्छा रिसर्च होता है वो तार्किक होता है, लॉजिकल होता है। इसका अर्थ ये है कि जो आपके रिसर्च होते हैं वो तार्किक तर्क के नियमों द्वारा निर्देशित होते हैं, गाइडेड होते हैं। तो आई होप आपको रिसर्च की विशेषताएं आपको समझ में आई होंगी। तो हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड में अनुसंधान के अर्थ, प्रकार, उसकी विशेषताएं और रिसर्च के लिए निष्पक्षवाद और उत्तर निष्पक्षवादी दृष्टिकोण के बारे में इसमें बात किया। आपको अगर कोई भी डाउट हो या आपको इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट्स में कोई कन्फ्यूजन हो या आप कुछ और भी पूछना चाहते हो तो आप इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता सकते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों के कमेंट्स को जान करके। और जैसा कुछ भी हो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं जितना भी कर सकता हूँ हेल्प मैं करने की कोशिश करूँगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।